बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जो जापान से आई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के सच्चे मित्र शिंजो एबे निधन हो गया उनका। आज सरेआम शिंजो एबे पर एक युवक ने गोलियां चला दी। गोली लगने के 5.5 घंटे के इलाज के बाद शिंजो एबे का निधन हो गया है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:33 पर शिंजो एबे की मौत हुई। शिंजो एबे जापान के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहे। जापान के सबसे युवा प्रधानमंत्री होने का तमगा भी शिंजो एबे के ही पास है। 2 गोलियां मारी गई थी शिंजो एबे को, एक उनके सीने में बाईं तरफ लगी, दूसरी उनकी गर्दन में लगी। आज जिस वक्त सुबह नारा में वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त उन पर यह जानलेवा हमला हुआ। भारत के सच्चे दोस्त जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। 9 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। मतलब कल भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक शिंजो एबे के सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। आपको वो ट्वीट दिखा देते हैं। एबे के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। एक दिन का राष्ट्रीय शोक भारत में रहेगा कल। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिंजो एबे के प्रति सम्मान को देखते हुए 9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आगे वो लिखते हैं, मैं अपने करीबी दोस्त के दुखद निधन से सदमे में हूं। बेहद करीबी रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो एबे के रहे। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, शिंजो एबे एक बड़े वैश्विक राजनीतिज्ञ, शानदार नेता और अच्छे प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। शिंजो एबे के साथ मेरा जुड़ाव कई वर्षों से था। गुजरात का सीएम रहते हुए मेरी उनसे पहचान हुई। हमारी दोस्ती मेरे पीएम बनने के बाद भी जारी रही। अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों की उनकी समझ ने मेरे ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। नहीं रहे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:30 बजे उन पर गोली चलाई गई, उस वक्त जब वो एक चुनावी कैंपेन को संबोधित कर रहे थे। करीब 100 के आसपास लोग जमा थे नारा शहर में, बिल्कुल स्टेशन के बाहर, जिस वक्त उन पर यह जानलेवा हमला हुआ। आपको 6 तस्वीरों के जरिए ये बता देते हैं कि किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। इन 6 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए किस तरीके से हमला किया गया। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे हमलावर जो है वो बाकायदा इंतजार कर रहा है शिंजो एबे का। वो शिंजो एबे के भाषण शुरू होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही भाषण शुरू हुआ, महज 1 मिनट के भीतर उसने पीछे से गोली चला दी। एबे को 2 गोली लगी। फिर सुरक्षाकर्मी ने सड़क पर भागते हमलावर को वहीं पर दबोच लिया। बचने की कोशिश की उसने, लेकिन वहीं जमीन पर गिराकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी ने। उधर शिंजो एबे जो वहीं सड़क पर कोलैप्स कर गए थे, वहीं पर बताया जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक भी आया। स्ट्रेचर वहीं पर पहुंचा। फौरन उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। शिंजो एबे को कार्डियक अरेस्ट शिंजो एबे को हो चुका था। क्योटो के करीब है नारा शहर, यहीं पर हुआ हमला। कुछ घंटे के इलाज के बाद नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ही शिंजो एबे का निधन हो गया। और इस सब के बीच आपको बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे पर हमले को जो अंजाम दिया गया है, उसको लेकर जो पूरी थियरी अभी तक सामने आ रही है वो भी जान लीजिए आप। ग्राफिक्स के जरिए समझिए किस तरीके से जापानी मीडिया के मुताबिक हमलावर पत्रकार बनकर उस जगह पर पहुंचा जहां शिंजो एबे की सभा थी। हमलावर ने अपने घर में गन को इस तरह तैयार किया कि वो कैमरे की शक्ल में लगे। हमले से पहले बंदूक को ऐसे छिपा कर रखा कि कोई शक न कर सके। बंदूक पर काले रंग का टेप चिपका हुआ था, जिससे वो गन नहीं, पूरी तरीके से एक पत्रकार का कैमरा लग रहा था। पत्रकार बनकर पहुंचा था हमलावर मौका वारदात पर। घर में गन को नई शक्ल दी उसने। पूरी तरीके से उस पर काले रंग का टेप चिपकाया हुआ था ताकि वो ये धोखा दे सके कि उसके पास कोई गन नहीं बल्कि कैमरा है। करीब 8 साल तक जापान के पीएम रहने वाले शिंजो एबे पर अटैक करने वाला आखिरकार
आबे का यह हत्यारा है कौन, इसके बारे में अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको विस्तार से बताते हैं। नाम है इसका तेत्सुया यामागामी, उम्र है इसकी 41 साल, पेशा पूर्व नौसैनिक है, जापान की नेवी में काम कर चुका है, जापान के मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का मेंबर रह चुका है तेत्सुया यामागामी। तो हमलावर कौन ये तो आपने जान लिया, लेकिन कुल मिलाकर बड़ा सवाल ये कि आखिरकार भारत के इस दोस्त का असली दुश्मन कौन था। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। दोनों से ही एक एक कॉमेंट, आपकी नजर में भारत के इस दोस्त का सबसे बड़ा दुश्मन कौन जो जान पर भारी पड़ गया। शुरुआत आपसे करती हूँ दीपक सर। आभारी हूँ आपका कि आपने ये मौका दिया है। आपका चैनल शानदार है, बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बुलाते हैं, आपसे सीखता हूँ। और आज तो आपने मेरे सहयोगी एम्बेसडर अशोक को बुलाया है, जिनकी जानकारी मुझसे करोड़ गुना ज्यादा है। किसको फायदा होगा, इसका जवाब आप भी जानती हैं। कौन लोग थे जो बहुत नाराज थे शिंजो आबे से, जब शिंजो आबे साहब कहा करते थे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि पूरी दुनिया ने चीन में इन्वेस्टमेंट किया, चीन की मदद की। चीन देखिए कहां से कहां तक पहुंच गया है और अब सारी दुनिया को चुनौती दे रहा है। फिर वो ये भी कहते थे साथ में कि ये चीन का जो सपना है ये टूट गया है, लेकिन अब एक दूसरा सपना है जो हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो सपना भारत का है। तो किसको ज्यादा नुकसान होगा, आप तो ये भी जानते हैं। चीन के अंदर सोशल मीडिया पर खुशियां मनाई जा रही हैं कि शिंजो आबे साहब को किसी ने मार दिया है। अगर ऐसा है मैम, तो मेरा ख्याल है कि जवाब आपको खुद मिल जाता है जब ऐसी चीजें आप देखती हैं। सोशल मीडिया का जमाना है जी। और जो लोग इस समय खुशियों से झूम रहे हैं कि वो मर गया, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जापान से, जहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के सच्चे मित्र शिंजो आबे पर सरेआम एक युवक ने गोलियां चला दी और शिंजो आबे का निधन हो चुका है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत ने किस तरीके से एक सच्चा मित्र खो दिया है। हमारे साथ दो खास मेहमान जो लगातार बने हुए हैं। अशोक सर, सच्चा मित्र, करीबी मित्र, वो मित्र जो हर उतार चढ़ाव के दौरान मजबूती से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, आज वो हमारे साथ नहीं। जी आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं। बहुत ही ये चर्चा करून पत्रव्यवहार करून त्यांना सांगितलेलं आहे की कुठल्या प्रकारचा ताफ्यात स्पेशल प्रोटोकॉल नको आणि त्याचबरोबर वाहन। अशोक सर कुछ दिक्कत आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा अशोक सर का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये हमलावर की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि देखिए किस तरीके से ये हमलावर पत्रकार का रूप धरकर मौके पर मौजूद था। देखिए किस तरीके से आराम से वहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, पत्रकार बनकर गया था। गन इसने इस तरीके से छिपाई थी कि किसी को शक ना हो कि गन लेकर गया है। ऐसा लग रहा था जैसे इसके हाथ में कैमरा है। दीपक सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक सर, ये भी हैरान करता है कि सख्त एक तरीके से कानून जापान के अंदर गन कल्चर के खिलाफ, और बावजूद इसके ये शख्स गन लेकर जाता है, मौके पर पहुंचता है और गोलियां दाग देता है शिंजो आबे। पहला सवाल जो आप पूछ रही हैं, सारी दुनिया पूछ रही है कि ये बंदूक क्या थी और ये जिन्होंने हमला किया उसके पास कैसे पहुंच गई। जवाब शायद इसका ये है कि इसने खुद बनाई है। जो तस्वीरें आपने हमको दिखाई हैं उससे लगता है तो ये एक इम्प्रोवाइज्ड या घर में बनी हुई डबल बैरल शॉटगन है, क्योंकि जापान में हथियार खरीदना आसान नहीं है। बहुत ही कठोर मेंटल हेल्थ टेस्ट होते हैं अगर आपने बंदूक खरीदनी, और फिर भी सिर्फ शॉटगन और एयर राइफल्स अलाउ किए जाते हैं। दूसरी चीज मैम, ये पत्रकार के रूप में गया था, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर जर्नलिस्ट है तो वो कुछ बेईमानी नहीं करेगा, उसको जाने दीजिए। पहले भी मैंने देखा है अपने जीवन में, कुछ साल पहले अहमद शाह मसूद की भी हत्या इसी तरह अफगानिस्तान में हुई थी। दो अलकायदा के आतंकी पहुंच गए थे जर्नलिस्ट बन के, और कैमरा फिर वहीं उन्होंने एक्सप्लोड कर दिया और उनकी हत्या हो गई थी। ये बहुत अब पुराना खेल हो चुका है जो इन्होंने किया है। लेकिन ये सही है मैम कि जो हम देख रहे हैं इस समय, खुशी का जो ये लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं चीन के अंदर और कुछ हद तक कोरिया में भी, क्योंकि दोनों के साथ जापान की रिलेशनशिप थोड़ी गंभीर रही है, कॉम्प्लिकेटेड रही है। ये जाहिर करता है कि इतना कुछ इसमें, कुछ दाल में कुछ काला है,
जिस को व्यक्ति को पकड़ा है, पुलिस कहती है, वो कह रहा है कि इसमें कोई मेरा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, तो पागल भी नहीं है, तो फिर कोई तो कारण होगा कि उसने मारा है उनको। और यही मुझे लगता है कि इसी एक ही देश का फायदा हो सकता है, क्योंकि इसने खुलेआम, शिंजो आबे ने कहा था कि दुनिया का नंबर 1 दुश्मन चीन है, और चीन का वो जो नेता है पिंग पोंग वो है, और उसने कहा था कि पूरी दुनिया को अब इकट्ठा होके चीन का मुकाबला करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है मैम कि कुछ हद तक कुछ लोगों को फायदा हुआ है, काफी लोगों को फायदा हुआ है उनके निधन से। और जापान के जो इस समय प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा था ये बारबैरिक और मलिशियस अटैक है जिसे हम माफ नहीं करेंगे। भारत ने भी, जैसा आपने अभी बताया, एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, क्योंकि शिंजो आबे, उनसे मैं मिला हुआ हूँ 2-3 बार मैम, वो भारत के बहुत अच्छे मित्र थे। अशोक सज्जनहार का रुख करते हैं हम। अशोक जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको सर, तो कुल मिलाकर ये घटना जिस तरीके से अंजाम दी गई, सुरक्षा में चूक का मामला भी ये नजर आता है आपको क्या? देखिए, कुछ हद तक तो कह सकते हैं जो सुरक्षा में चूक का मामला है, परंतु मैं आपको 2 चीजें इसमें बताऊं जी। एक तो जब ये ऐसे देश हैं, पश्चिमी देश हैं, जैसे जापान हुआ, या पश्चिम यूरोप के कुछ देश हैं, चाहे आप स्वीडन बुला लीजिएगा, डेनमार्क बुला लीजिए, या और ऐसे छोटे देश हैं, वहां पर एक तो ये गन कल्चर की रिवायत बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए उससे इतना ज्यादा थ्रेट या रिस्क या डेंजर, इतना ज्यादा खतरा नहीं होता है। दूसरा, वहां पर जो सिक्योरिटी है काफी रिलैक्स्ड होती है। जैसे वहां के जो प्रधानमंत्री हैं या उच्च मंत्री हैं, जैसे हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा होती है, वो वैसे वहां पर उन देशों में ऐसी नहीं होती है। जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, वो चाहे शाम को बाहर घूमने के लिए भी वो अपने आप ऐसे निकल जाते हैं, जा सकते हैं, और इतनी ज्यादा अपने साथ सुरक्षा कर्मी भी साथ में नहीं लेकर जाते हैं। तो इसमें भी हमने देखा है, जो वो थे वहां पर एक इलेक्शन रैली को एड्रेस कर रहे थे, क्योंकि वहां पर इलेक्शन होने वाली है अभी, करीब 200-250 लोग थे, तो उनके सुरक्षा कर्मी तो साथ में थे, परंतु इतनी ज्यादा, जिसे कहें जो चारों तरफ से उन्होंने घेर रखा हो, या अंदर जो आने वाले हैं, जो उनको सुनने वाले हैं, उनकी पूरी तरीके से तफ्तीश की जाए, तलाशी की जाए, जिससे कि कोई कुछ ऐसा सामान नहीं लेकर आ पाए। तो ऐसी कोई प्रोविजन वहां पर नहीं की गई है, और इसी का मेरे ख्याल से देखिए अभी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो ये वाला, जो हमारे अभिन्न मित्र, परम मित्र शिंजो आबे के ऐसे जो निर्मम हत्या की गई है, ये एक वेकअप कॉल है। ये वेकअप कॉल है पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए तो बड़ा सदमा है ही। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो ट्वीट है उसमें बिल्कुल अपने दिल का हाल उन्होंने खोलकर बता दिया है। एम्बेसडर सज्जनहार, जब आप वेकअप कॉल की बात करते हैं तो फिर आप किस तरीके से चेता रहे हैं, जरा इसको और विस्तार दीजिए सर। देखिए, सभी को अब अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे कोई भी देश हो जहां पर सिक्योरिटी को थोड़ा रिलैक्स हो रहा हो, या उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए या तवज्जो नहीं जाए, आई थिंक ये सभी जो देशों को, सभी नेताओं को अब पुरजोर तरीके से अपनी सुरक्षा को कड़ा करना होगा, पूरा करना होगा। मैं अपने बहुत ही अच्छे मित्र एम्बेसडर दीपक वोरा की बातों से सहमत हूँ। देखिए, अगर एक देश है जिसके विरुद्ध उन्होंने पुशबैक किया, वो है चीन। जो उन्होंने, आपको याद होगा जब 2006 में भारत में आए थे शिंजो आबे, तो तब उन्होंने पहली मर्तबा इंडो पैसिफिक का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया, और 2007 में वो चले गए, और उसके बाद 10 साल तक इसके ऊपर कुछ खास काम नहीं हो पाया। 2017 में फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको आगे किया, उसमें शिंजो आबे भी जुड़े हुए थे, उसमें भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े हुए थे, और उस समय के ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं मैल्कम टर्नबुल, वो भी उसमें साथ में जुड़े हुए थे। तो इसीलिए हम देखते हैं जो अभी आजकल जो हम बात कर रहे हैं, क्वाड इस लेवल पर पहुंच गया है, इस स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले 14 महीने में 4 समिट मीटिंग्स हो गई हैं। तो मैं कहूंगा इसका पूरी तरीके से श्रेय जो जाता है वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे साहब को जाता है।
बिल्कुल, इस बात का जिक्र एम्बेसडर वोरा भी कर रहे थे कि साहब चीन के खतरे को लेकर दुनिया को चाहे आगाह करना हो या फिर ये बताना हो कि किस तरीके से इसका सामना किया जा सकता है, उसके लिए जो क्वाड देश हैं उनको एक साथ जो लेकर आने की पहल, जिसका जिक्र यहाँ पर एम्बेसडर सज्जनहार भी कर रहे हैं। दीपक सर, कुल मिलाकर इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सबसे ज्यादा चीन की नजर में अगर कोई खटकता होगा इस लिहाज से तो फिर वो शिंजो आबे। मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन शिंजो आबे के एक बहुत अजीज दोस्त हैं, वो भी खटकते हैं चीन को इस समय, क्योंकि डट के मुकाबला किया उन्होंने चीन का। आपने ये सवाल उठाया था कि क्या कोई सिक्योरिटी में कमी रह गई थी। हादसा हुआ है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी में कमी तो हुई है, सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है। अगर एक सड़क पर गड्ढा है, मैं उसमें गिर जाता हूँ, गलती गड्ढे की है या मेरी है कि मैं देख नहीं रहा था। ऑब्वियसली देयर इज अ सिक्योरिटी लैप्स, और सिक्योरिटी टाइट की जाएगी, बहुत से देशों में और टाइट की जाएगी। और अगर ये प्रूव हो जाता है, जो बहुत कठिन होगा सबूत देना कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, तो हम देखेंगे इसका फॉल आउट बहुत भयंकर होगा। अभी भी आप देख रहे हैं मैम, बहुत से देशों में चीनी नागरिकों के, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे रिसर्चर्स हो, वो अब वहां पर वेलकम नहीं है, खासतौर से पश्चिमी लिबरल डेमोक्रेसीज में। अब इसका और आप असर देखेंगे अगर ये साजिश एस्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूँ, 50 साल मुझे हो गए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, किसी को अगर फायदा होता है, मेरे को लगता है कि ये सिर्फ चीन को फायदा हो सकता है। सर, आपकी नजर में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ी राजनीतिक घटना जो जापान में हुई? वो जापान का इतिहास नहीं है पॉलिटिकल असैसिनेशन का। 1960 में एक लीडर के असैसिनेशन हुआ था, मैंने गूगल पे भी देखा था। वो टेलीविजन इंटरव्यू दे रहे थे लाइव, और एक व्यक्ति गया और छुरा घोंप दिया, उनकी छाती में मारे गए। उनका ये सिस्टम नहीं है। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एटम बॉम्ब गिराया गया था जापान के ऊपर और जापान का बहुत नुकसान हुआ था, शायद उसके बाद ये एक पॉलिटिकल एटम बॉम्ब जापान पे गिराया गया है, और जापान को समय लगेगा, लेकिन उस सोसाइटी में भारत की सोसाइटी समाज की तरह रेजिलियंस है, क्षमता है, ताकत है, वो वापस आएंगे जरूर। शिंजो आबे ने जो मार्गदर्शन किया था जापान के लिए, बोले कि भारत के साथ दोस्ती करूंगा, उन्होंने इमिग्रेशन के बारे में भी बात की, उनकी इकोनॉमी के बारे में भी बात की, एबेनॉमिक्स जिसको आप कहते हैं, बहुत सी चीजें थी। ही वाज अ मल्टी फैसेटेड पर्सन, हर चीज के बारे में सोचते थे। मैं इतना ही कहूंगा, मैं जानता था उनको, मैं इतना ही कहूंगा कि सर, जो टाइमिंग चुना गया इस हमले को अंजाम देने के लिए वोरा सर, और साथ ही साथ जो जगह चुनी गई इस हमले को अंजाम देने के लिए कि पश्चिमी जापान का नारा शहर बताया जा रहा है होंशु आइलैंड में जो है, और किस तरीके का उस पूरे शहर का अपना एक इतिहास रहा है, इसका भी कोई रेलेवेंस आप देखते हैं इस पूरी साजिश के पीछे? मेरा नहीं ख्याल है। सिर्फ यही है कि जो नारा शहर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पे मैं गया हूँ, आप पीछे मेरे जो वर्चुअल इमेज देख रहे हैं, वो टोगारी टेम्पल की है। वहाँ पर 15 मीटर लंबा गोल्डन बुद्धा है। तो वहाँ पे इतने बुद्धिस्ट विहार होते थे, इतने बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे कि कैपिटल को नारा से शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि जापानी सरकार डरती थी कि ये बहुत शक्तिशाली हो गए वहाँ के बुद्धिस्ट टेम्पल। बहुत खूबसूरत कल्चरल कैपिटल है, यूनेस्को की कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। वो तो वहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए गए थे, पॉलिटिकल लेक्चर देने के लिए गए थे, और जिसने भी उनका कत्ल किया है, जो भी उसकी मोटिवेशन है, कहता है कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं था, यहाँ तो वो पागल है। लेकिन मुझे लगता है कि उसने देखा कि कहाँ पर वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे। वो पीपल्स प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने भारत में भी देखा जब वो आते थे, जहां उन्होंने देखा कि कोई हाथ बढ़ा रहा है हाथ मिलाने के लिए, तो वो निकल जाते थे, सिक्योरिटी को पीछे रख के हाथ मिलाते हैं उनके साथ। पीपल्स पर्सन, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये जो है शिंजो आबे साहब, अब जो हुआ है मैम, बहुत ही बुरी बात हुई है। और जिस शहर को चुना है जहां बुद्धिज्म और शिंतोइज्म का प्रकोप बहुत ज्यादा है, वो अपनी एक दूसरी कहानी सुनाता है कि जिसने भी ये किया है उसने बहुत गलत किया है। बिल्कुल सर, आपका अनुभव क्या कहता है, ये भी मैं आगे जानना चाहूंगी आपसे। आज हमने देखा किस तरीके से जो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, वो सामने आए और उनकी तरफ से जो रिजॉल्व दिखाया गया कि तह तक पहुंचेंगे हम, आखिरकार क्या वजह थी इस हमले के पीछे, वजह क्या रही है,
वो सच क्या दुनिया के सामने आ पाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शिंजो आबे को भारत का सच्चा दोस्त पूरी दुनिया जानती है। सच्चे दोस्त शिंजो आबे भारत के, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती बेहद गहरी थी। प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे इन दोनों के ही दौर में विकास के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच कई बड़े समझौते भी हुए हैं, और सबसे बड़ा समझौता तो बुलेट ट्रेन वाला भी कहा जाता है। 2017 में अहमदाबाद में इसकी आधारशिला रखी गई थी। बहुत ही सस्ते ब्याज दर पर जापान ने भारत को कर्ज मुहैया कराया, 0.1% की ब्याज दर पर। इसके अलावा भारत और जापान के बीच परमाणु करार हुआ। शिंजो आबे के ही राज में क्वाड का गठन हुआ, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हम 4 देश शामिल हैं। तो कुल मिलाकर एशिया अफ्रीका कॉरिडोर पर समझौता भी शिंजो आबे के दौर में ही हुआ है। भारत और जापान के बीच सैन्य करार भी हुआ, और हाल ही में वाराणसी में जो रुद्राक्ष सेंटर है उसका भी उद्घाटन किया गया था। उसका करार भी शिंजो आबे के शासनकाल में ही हुआ था। क्योटो और काशी दोनों दुनिया की ऐसी 2 सांस्कृतिक शहर, सांस्कृतिक नगर, जिनको किस तरीके से विकसित किया जाए, इसका एक साझा खाका जो दोनों नेताओं की तरफ से खींचा गया। और इसकी एक बड़ी वजह दोनों नेताओं की आपसी जो दोस्ती थी, जो परस्पर मित्रता थी, कहीं ना कहीं वो बनी। इस दोस्ती पर मैं आपसे बात करूं एम्बेसडर वोरा, उससे पहले वो बात एक तरीके से जो रिजॉल्व में दिखी जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के, कि आखिरकार वजह क्या थी, उस तह तक पहुंच के रहेंगे। आपका अनुभव क्या कहता है सर? इस तरीके की साजिशें, इस तरीके के षड्यंत्र पुख्ता तौर पर क्या कभी सुलझ पाते हैं, खुल पाते हैं ये रहस्य? 50 साल हो गए हैं मुझे डिप्लोमेसी में मैम। अनफॉर्चुनेटली मेरा तजुर्बा ये कहता है कि बहुत कठिन होता है सच्चाई तक पहुंचना। बहुत से बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं हमारे अपने देश में, असैसिनेशन हुए हैं, लोगों ने इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की बात की, लेकिन कभी कुछ सबूत नहीं मिलता, क्योंकि जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो अपने पैरों के निशान या हाथ की उंगलियों के निशान छोड़ के नहीं जाते। ये बड़े सोच समझ के किया जाता है जो भी किया है। और एक एक्स सोल्जर का उन्होंने प्रयोग किया है, कैमरा को, बंदूक को कैमरा के रूप में उसने कैमोफ्लाज किया था, एक साधारण जर्नलिस्ट या साधारण नागरिक के रूप में वहां गया था। तो ये बड़ा सोच समझ के कदम उठाया जिसने भी उठाया है। और मुझे नहीं लगता, अगर जो मेरा विचार है पर्सनल कि ये इंटरनेशनल इसमें कोई रोल है, लेकिन उसको ढूंढना, उन लोगों को पकड़ना जो इसके पीछे है, ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत कम होता है। और कई बार मैं इतना भी बता देता हूँ, ये थोड़ा सा जो मैं कहने जा रहा हूँ ये सिनिकल है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं भाई हमें पता है कौन इसके पीछे था, लेकिन हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है उनको बिगाड़ना नहीं है, तो अब जाने दीजिए, भूल जाइए इसको। ऐसा भी कई बार मैंने देखा है अपनी जिंदगी में होता और अब यहाँ से अगर दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जाए, देशों के रिश्तों की आपसी बातचीत की जाए, उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव जो आपको लगता है कि ये तो होकर ही रहेगा आने वाले समय में? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी चीज जो हमने की थी पिछले साल जनवरी में, हमने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया। आप भी उसके बारे में जानते हैं, मतलब इतने लोग नहीं जानते। जो स्ट्रक्चर्ड इमिग्रेशन हम कर रहे हैं, हमारे लोग जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं, वहाँ का कल्चर सीखते हैं, वहाँ काम करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जापान की जो आबादी है वो कम होती जा रही है। 127 मिलियन, 13 करोड़ के आसपास है, 12.7, और कहते हैं कि 25% कम हो जाएगी अगले 40 साल में। इसका क्या मतलब है कि फिर आपके बुजुर्ग होते जाएंगे। 49 ईयर्स तो वहाँ की ऑलरेडी मीडियन एज है, भारत की 29 है। दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश बन चुका है जापान। उन्हें किस चीज की जरूरत है? यंग टैलेंट की। हमें किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है जॉब्स की। तो अब माइग्रेंट वर्कर्स जापान में हैं, वो एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चर में, केयर गिविंग में बहुत गए हैं। और जो हमने अग्रीमेंट साइन किया है उनके साथ, हमने यही एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम जापान के साथ मिल सकते हैं। जापान को चाहिए लेबर, क्वालिफाइड लेबर, अनडिमांडिंग लेबर भारत देता है, और हमारे जो यंग डायनामिक लोग हैं उन्हें जॉब्स चाहिए जो जापान दे रहा है। और ये जो अग्रीमेंट हमने साइन किया है, इसमें हमने 14 कैटेगरीज कवर किए हैं, जैसे कि नर्सिंग, बिल्डिंग, मटेरियल प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, एविएशन, होटलरी, बहुत सी चीजें हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब मॉनसून से आई मुसीबत की, जिसकी सबसे ज्यादा मार इस वक्त देश के दक्षिणी हिस्से पर पड़ रही है।
तेलंगाना से लेकर कर्नाटक, केरल तक पानी से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। कर्नाटक के कोप्पल में तुंगभद्रा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। कर्नाटक के ही उत्तरी कन्नड़ जिले से लेकर उडुपी तक पानी से तबाही ही तबाही, गांव के भीतर तक पानी पहुंच चुका है। वहीं तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक स्कूल बस अंडरपास में ऐसी फंसी कि फिर उसे ट्रैक्टर के सहारे रस्से बांधकर बाहर निकालना पड़ा। बड़ी चुनौती बन गया था क्योंकि स्कूल बस में उस वक्त बच्चे मौजूद थे। एक एक बच्चे को बचाया, स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। तो तेलंगाना के महबूबनगर में पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। बीती रात भी मूसलाधार बारिश हुई है। उसी का नतीजा महबूबनगर जिले के कोड्डरू का अंडरपास पानी से भर गया था। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। अंडरपास में बाकायदा 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ था। ये देखिए जरा तस्वीर। इसी में स्कूल बस को ड्राइवर ने उतार दिया। बस जब पानी में गई तो बंद पड़ गई और उसके बाद बस में मौजूद 30 स्कूली बच्चों की जान पर बन आई। राहत की बात यह रही कि स्थानीय लोग वक्त रहते उनकी नजर बस पर पड़ी। बच्चों की चीख पुकार उन्होंने सुनी और फिर मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे। देखिए किस तरीके से बच्चों को गोद में लेकर स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर पहुंचाया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, बाकायदा चेन बना ली, गोद में उठाकर बच्चों को बाहर निकाला और फिर बस में सवार बच्चों के रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। सीने तक पानी में डूबकर स्थानीय लोगों ने एक एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद बस को भी ट्रैक्टर की मदद से पानी से बाहर खींचा गया। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर में रस्सा बांधकर बस को अंडरपास में जो पानी में बस फंसी हुई खराब हो गई थी उसे बाहर खींचा गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली कि बड़ी दुर्घटना टल गई। स्थानीय लोगों और बच्चों के अभिभावकों के मुताबिक ये सब बस के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ। अंडरपास में पानी भरा हुआ था, बावजूद इसके ड्राइवर ने बस को अंडरपास जो पानी से भरा हुआ था वहां उतार दिया। अच्छा, अब तेलंगाना के बाद कर्नाटक आपको लेकर चलेंगे। कर्नाटक का उडुपी बाढ़ का सामना कर रहा है। जिले के कई गांव जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं। उडुपी के बड़ाकेरा गांव के हालात आपके सामने। बाढ़ की स्थिति यहां पर बिगड़ चुकी है। लोगों के घरों में पानी भर रहा है, खेतों में पानी घुस चुका है। लोगों के घरों के भीतर तक देखिए किस तरीके से सब कुछ पानी पानी। इसके बाद लोग अपने घरों के सामान को किसी तरीके से बचाने में जुटे हुए हैं। बाढ़ पीड़ित अपने बचे कुचे सामान को बटोर रहे हैं। घर के भीतर तक पानी ही पानी। ये उडुपी में पानी का प्रहार आपने देखा। तो उडुपी के बड़ाकेरे गांव से दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए तो तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है कोस्टल कर्नाटका की भारी बारिश के कारण किस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो खेतों तक घुस आया है, घरों तक घुस आया है। और बारिश जैसे कि आप देख सकते हैं दोबारा शुरू हो गई है और लगातार रुक रुक कर चल रही इसी बारिश के कारण जो है पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों के घरों तक ये पानी घुस रहा है, जिसके चलते लोगों की जिंदगी जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। क्योंकि यहाँ से अगर उन्हें निकलना हो तो बोट के सहारे के बिना नहीं निकल पा रहे। जरूरी सामान तक अगर खरीदना है तो उन्हें बोट का सहारा लेना पड़ रहा है सड़क तक पहुंचने के लिए। बड़ाकेरे गांव की ये तस्वीरें जहां पर घर जो है पानी का स्तर अभी हालांकि थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है। क्योंकि पानी का स्तर जो है वो कम होने के बावजूद अभी भी उनके घरों तक ये पानी आपको दिखाई देगा। बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे लगातार भारी बारिश हो रही है लोगों की मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। आपको ये भी बता दें कि रेड अलर्ट अभी भी जारी है और आईएमडी ने साफ कहा है कि कोस्टल कर्नाटका के 3 जिले खासतौर पर दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी और उत्तर कन्नड़ा जिलों में भारी से भारी बारिश आज भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन कुशला कुमार के साथ पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज, बड़ाकेरे। तो दक्षिण में पानी का ये प्रहार। उडुपी से आप पिंकी राजपुरोहित की रिपोर्ट देख रहे थे। आपने देखा किस तरीके से पिंकी जिस वक्त अपनी रिपोर्ट दे रही थी उस वक्त भी इस इलाके में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ पिंकी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं पिंकी से इस वक्त किस तरीके के हालात हैं। पिंकी। रोमाना, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी बारिश जो है वो अभी भी जारी है और आपको अगर दूर तक तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो
कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देगी। भारी बारिश फिर एक बार शुरू हो चुकी है। कोस्टल कर्नाटका के तीनों जिले जो है, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी और उत्तर कन्नड़ा, तीनों जिलों में जो है रेड अलर्ट जारी है और यही कारण है कि रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ भी रहा है और लोगों के घरों से घट भी रहा है। तो ये सिचुएशन फिलहाल यहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जहाँ पर लगातार जिस तरह के बाढ़ के हालात बन रहे हैं। यहाँ तक कि प्रशासन को कावेरी नदी के किनारे पर रहने वाले लोगों को भी फ्लडिंग का अलर्ट देना पड़ा है और लो लाइंग एरिया से लोगों को इवैक्यूएट कर सेफ जगह पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि आखिरकार वो लोग जो निचले इलाकों में रहते हैं या फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए? कितने ऐसे इलाके हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है? देखिए, फिलहाल डिस्ट्रिक्ट्स जो है करीब 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है रोमाना। और हर साल जब भी साउथ वेस्ट मानसून कर्नाटका में हिट करता है तो कुछ इसी तरह से भारी बारिश होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि तमाम जो नदियां और रिजर्वॉयर्स है वो फुल फ्लेज हो जाते हैं। इसके बाद जब पानी छोड़ने की नौबत आती है तो प्रशासन जो है वो अलर्ट जारी करती है लो लाइंग एरियाज के लिए कि पानी जब छोड़ा जाएगा तो उनके घर पे फ्लडिंग हो सकती है। और यही कारण है कि एहतियातन के तौर पर प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर रहती है। लेकिन अभी भी कई ऐसे घर है जहां जो है फ्लडिंग का एक तरह से ये कह सकते खतरा मंडरा रहा है और लोग बिल्कुल अभी भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पिंकी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तेज बारिश एक बार फिर से उडुपी में शुरू हो गई है, जहां से रिपोर्टिंग कर रही है मेरी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित। तो मॉनसून की मार के बारे में हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, हर तरफ मूसलाधार बारिश और लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उधर दूसरी तरफ उत्तर भारत, खासकर दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो लोग गर्मी से अभी भी बेहाल हैं। इस पर हमने मौसम विभाग से जब बात की तो मौसम विभाग की तरफ से अनुमान यह जताया गया है कि 10 जुलाई से दिल्ली में बारिश होगी और गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आर.के. जनमणि से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल ने। दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में उमस वाली गर्मी का दौर जो है वो जारी है। तापमान 37-38 डिग्री के करीब है, लेकिन उमस की वजह से जो गर्मी का टॉर्चर है वो 43-44 डिग्री वाला हो गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक जनमणि जी। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि सर, दिल्ली वासियों और उत्तर भारत के लोगों को इस उमस वाली गर्मी से कब राहत मिलेगी? 9th नाइट और 10th को तो रेन स्पेल शुरू हो रहा है, ठीक है ना। मेनली 10th इट विल बी फॉर दिल्ली, हरियाणा और द एरिया वी आर डिस्कसिंग। सो बिकॉज द मेन जो कन्वर्जेंस जोन जो होता है वो अभी भी एक्टिव है गुजरात पाकिस्तान एरिया में। तो हम लोग यही मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो कब आएगा। अभी जो इंडिकेशन आ रहा है 9th नाइट या 10th को मानसून तरफ आ रहा है, तो इसके वजह से रेन शुरू हो जाएगा। हमारा जैसे जो एरिया मैंने बताया कि मेनली कैपिटल दिल्ली जो रेन नहीं हुआ है लास्ट 5 to 7 डेज, जो मानसून एडवांस के बाद 3 तारीख को ऑनवर्ड टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी हाई है, तो 10 तारीख को कंफर्टेबल मिलेगा। 10 तारीख को तापमान 33 विल कम डाउन। 6 मई के बाद बता रहे थे कि बारिश होगी, लेकिन बारिश जो है देखने को नहीं मिली थी। तो कहीं ऐसा कितने % चांस है कि 10th के बाद भी ऐसा कहीं नहीं होगा ना? 10th वाला अभी जो है वो होने का है। यू कैन वेरीफाई ऑल्सो कमिंग हियर। तो 2 दिन का इंतजार और दिल्ली एनसीआर वालों को 2 दिन बाद 10 जुलाई के लिए अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जब मौसम में राहत मिलेगी और झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर में भी होगी। वैसे देखिए, मॉनसून के साथ मुसीबत आती है और उसी की एक तस्वीर आज चंडीगढ़ में नजर आई है। एक मशहूर स्कूल है कामिल कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ बड़ा हादसा हो गया। स्कूल में एक बेहद पुराना पेड़ गिर गया, एक बच्चे की मौत हो गई इसी पेड़ की चपेट में आकर। 19 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल में लंच टाइम चल रहा था। 40 से 50 बच्चे बताया जा रहा है इस बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर लंच कर रहे थे और तभी अचानक पेड़ बच्चों के ऊपर आकर गिरा। पेड़ गिरते ही दाहिनी तरफ बैठे बच्चे तो उठकर भाग गए, लेकिन बाईं तरफ जो बच्चे बैठे हुए थे उनमें से कुछ बच्चे इसकी चपेट में आ गए और इसी दौरान एक स्टूडेंट की मौत। कुल 19 बच्चे जो इस हादसे में घायल हुए। चंडीगढ़ के माउंट कार्मेल कॉन्वेंट में ये हादसा हुआ है।
बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।